नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब असम में भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को निगलने की फिराक में है, उनको खा जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। अब देखिए कि अभी जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें अपनी जो प्रमुख सहयोगी पार्टी है असम गण परिषद, उसको केवल उसने 26 सीटें दी हैं। कभी असम गण परिषद असम की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, कांग्रेस के बाद या कांग्रेस के समकक्ष, और 2 बार उसकी सरकार बनी थी। 1985 में भी और 1996 में भी 2 बार सरकार बनी थी। 2 बार उसके मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत थे। और आज उस पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि अब वो बीजेपी के इशारे पर चलने को बाध्य हो गई है। बीजेपी के नेता, जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा है, सर्बानंद सोनोवाल है और अमित शाह, ये सब मिलकर टिकटों के बंटवारा तय कर रहे हैं। असम गण परिषद किन सीटों पर लड़ेगी, उसके कौन से कैंडिडेट होंगे, ये नेता तय कर रहे हैं। ये असम गण परिषद के नेतृत्व के हाथ में नहीं रह गया है। तो बीजेपी की कठपुतली बन गई है असम गण परिषद, और असम गण परिषद का भविष्य अब यही लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाले 1-2 चुनाव में बीजेपी उसे निकल जाएगी, उसकी तमाम ताकत को वो अपने आत्मसात कर लेगी और असम गण परिषद का केवल नामो निशान रह जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए कि असम गण परिषद, जो कि असम की पहचान होती थी, एक क्षेत्रीय दल था, असमिया अस्मिता को लेकर उसने 6 साल का जो आंदोलन चला था, उसके बाद वो उभर कर आई थी। असम गण संग्राम परिषद ने आंदोलन चलाया था और उसी से ये पार्टी उभरी थी। और प्रफुल्ल महंतो बहुत ही कम उम्र में युवा लोगों की एक सरकार बनी थी 1985 में असम समझौते के बाद। और उस सरकार ने, वो सरकार दोबारा भी बनी, लेकिन धीरे धीरे करके उसका ह्रास होता गया और फिर पार्टी में टूट फूट भी हुई। 3 बार पार्टी टूटी, लेकिन 2008 में एक बार फिर से एकजुट हो गई थी। लेकिन उसका जो ग्राफ है वो लगातार नीचे चला जाता रहा और उसकी कई वजह हैं जिस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन 2016 के चुनाव में जैसे एक तरह से उसने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। एक ज़माना ये होता था कि बीजेपी असम गण परिषद की पिछलग्गू पार्टी थी, असम गण परिषद से किसी भी तरह से समझौता करने के लिए उत्सुक रहती थी, परेशान रहती थी, पूरी ताकत लगा देती थी। और अब ये नौबत आ गई है कि असम गण परिषद उसकी पिछलग्गू पार्टी बन गई है। बीजेपी ने धीरे धीरे करके असम गण परिषद का पूरा एजेंडा हड़प लिया है। असम गण परिषद मुख्य रूप से बांग्लादेशियों को बाहर निकाल जाने की मांग को लेकर पैदा हुई थी और उसका कमिटमेंट असमिया जनता के साथ ये था कि बांग्लादेशियों को बाहर भगाया जाएगा। जो असम एकॉर्ड हुआ था 1971 मार्च की तारीख तय थी कि उसके बाद आने वाले जो भी विदेशी नागरिक हैं उनको वापस भेजा जाएगा, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हो। ध्यान रखिएगा, बीजेपी और एजीपी में यही एक फर्क है कि असम गण परिषद असमिया समाज में हिंदू मुसलमान का फर्क उस तरह से नहीं करती है, लेकिन बीजेपी जो नागरिकता की लाइन है वो इसी आधार पर खींचती है। और इसीलिए सीए जब उसने बनाया, नागरिकता संशोधन कानून बनाया, तो पूरे देश में तो जो विरोध हुआ सो हुआ, लेकिन असम में उससे भी ज्यादा शिद्दत से लोग सड़कों पर उतरे और बीजेपी का विरोध किया, इस कानून का विरोध किया, इस कानून को वापस लेने की मांग की। पूरे असम में, निचले असम से लेकर ऊपरी असम तक आंदोलनों का एक सिलसिला सा चल पड़ा था। उसमें तमाम वर्गों के लोग टूट पड़े थे, जुड़ गए थे उससे। कलाकार हों, लेखक हों, बुद्धिजीवी हों, आम लोग हों, मध्य वर्ग हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सब एक साथ आ गए थे और उससे बीजेपी परेशान हो गई थी। और उसी समय चूंकि प्रफुल्ल महंतो और कई ऐसे नेता थे जो इस आंदोलन को में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उसी समय इसी पार्टी के अंदर एक दूसरा गुट था जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ था, जिसमें अतुल बोरा हैं, एक प्रमुख नेता हैं जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं इस समय। वो उनके बारे में माना जाता है कि वो बहुत अवसरवादी नेता हैं और उन्होंने बीजेपी से समझौता करके उसकी संगत में वो चलते रहे। बहरहाल, लेकिन पूरे असम में ये आंदोलन चला और इसका श्रेय कायदे से एजीपी को मिलना चाहिए था, लेकिन एजीपी पटी हुई थी, तो धीरे से उसका एजेंडा पहले से ही हड़पना शुरू कर दिया था। क्योंकि
असम गण परिषद ने जिस तरह से बिखरती चली गई, उसके नेता टूटते चले गए, उसमें करप्शन भी आ गया और उससे उसकी विश्वसनीयता लगातार क्षरित होती रही, कम होती रही। और उसके बाद जो बांग्लादेशियों का मुद्दा था उसके मामले में भी वो उस तत्परता से लड़ाई नहीं लड़ पाई। तो एक शून्य वैक्यूम पैदा हुआ और उसको वैक्यूम को भरने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया और एक तरह से ये असमिया जनता को से विश्वास अर्जित करने की कोशिश की कि वो ये काम कर सकती है। हालांकि ये झूठा था और जब उसने कानून बनाया सीए का तो इसीलिए उसका विरोध हो रहा था क्योंकि उसने असमिया समाज को ही बांटने की एक साजिश कर दी थी हिंदू मुसलमान में। असमिया में हिंदू और मुसलमान का उस तरह का भेद नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उस तरह का भेद पैदा करने की कोशिश की और उसका विरोध हुआ क्योंकि असमिया समाज जानता है कि अगर ये बंटवारा हुआ तो असमिया भाषी असम में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और बांग्ला भाषियों का बहुमत हो जाएगा और उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो एक असमिया अस्मिता को लेकर उसकी पहचान थी, असमिया संस्कृति से वो जुड़ी हुई पार्टी थी और असमिया जो मध्यम वर्ग है, खासतौर से हिंदू मध्यम वर्ग, उसकी प्रतिनिधि पार्टी वो होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये उसके हाथ से फिसलते चले गए और फिर 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई और उन्होंने एजीपी को तोड़ा और उधर कांग्रेस को तोड़कर हेमंत बिश्व शर्मा वगैरह को साथ ले आए, तो असम की राजनीति में उनकी पकड़ बढ़ गई और लोगों को भी लगा कि जब केंद्र में सरकार है तो केंद्र को कानून बनाने की हैसियत प्राप्त है, तो बांग्लादेशियों के मसले पर मोदी सरकार कुछ ठोस कर सकती है, इस पुरानी समस्या का समाधान ढूंढ सकती है। लेकिन वो तो हुआ नहीं, बल्कि वो एक तरह का छलावा साबित हुआ, एक तरह का धोखा साबित हुआ और बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को पूरे देश में भुनाने के लिए एनआरसी और सीए का एक जाल रचा और उसमें पूरा देश की राजनीति के ध्रुवीकरण की एक कोशिश उसने शुरू कर दी और असम को भी इसीलिए उसने ये एक, हालांकि वहाँ ये वादा कर रखा है उसने कि संविधान की 6ठी सूची के तहत वो असम में असमिया समाज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगी और इसी बिना पर जो एजीपी का एक गुट है वो अभी भी उससे जुड़ा हुआ है, तो इसी की वकालत करते हुए। हालांकि ये होगा नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल तो स्थितियां ये हैं कि एजीपी अब बीजेपी की गोद में बैठ चुकी है और वो धीरे धीरे उसके समाती जा रही है, उसके अंदर समाती जा रही है और एक दो चुनाव में आप पाएंगे कि एजीपी का अस्तित्व मिट चुका है। आप देखिए कि एजीपी खत्म हुई है और उसी के बिना पर, उसी के जगह पर एक दूसरी पार्टी का उदय हुआ है, उसका नाम है असम जातीयतावादी परिषद एजेपी और ये आसू ने बनाई है, जो असम स्टूडेंट यूनियन है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, जो कि असम गण परिषद संग्राम का जो आंदोलन था उसमें भी जुड़ा था और वही मुख्य रूप से छात्र आंदोलन है जो तमाम तरह के आंदोलनों के पीछे होता है। तो इसने एजेपी उसके समर्थन से बनाई है और वो अब असमिया हितों की, असमिया संस्कृति की का नुमाइंदगी करने का दावा कर रही है, वादा कर रही है। अब वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कितना अपना प्रभाव दिखा पाएगी चुनाव में, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल ये है कि एजीपी के हाथ से वो एजेंडा या तो बीजेपी ने पूरी तरह से छीन लिया है, हाईजैक कर लिया है उसको, या फिर उसका जो छोटा हिस्सा बचा है वो एक दूसरी नई पार्टी भी के पास चला गया है। तो एजीपी अब अपना पूरा आधार, जनाधार खो चुकी है। अब इस चुनाव में 26 सीटों पर लड़ रही है, पता नहीं वो 10 जीतेगी, 12 जीतेगी, 15 जीतेगी, लेकिन ये चुनाव उसके लिए ऐसा लगता है कि अंतिम चुनाव होगा। अगर 10-12 सीटें होती, जीतती है भी है, तो हो सकता है कि वो 10-12 विधायक जाकर बीजेपी में समा जाए और एजीपी का अस्तित्व खत्म हो जाए। दूसरी तरफ प्रफुल्ल महंतो, जो असम गण परिषद प्रोग्रेसिव को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, दोबारा से खड़ा कर दिया। 2008 में उन्होंने विलय कर दिया था, लेकिन फिर से अब खड़ा किया है और वो जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है उससे भी बातचीत कर रहे हैं। राइजोर दल, जो कि अखिल गोगोई की पार्टी है, उससे भी बात कर रहे हैं, एजीपी से भी बात कर रहे हैं। तो अब वो एक दूसरे तरह से विभिन्न दलों के साथ, जो गैर बीजेपी दल हैं, उनके साथ मिलकर एक
अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई और दोबारा से एजीपी का एक दूसरा रूप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो कितना कामयाब होंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रफुल्ल कुमार महंत भी अब अपनी वो चमक कब की खो चुके हैं। उनका प्रभाव भी अब वैसा नहीं रहा है असमिया समाज पर कि उनके बोलने से मतदाता इकट्ठे हो सके। तो एक चर्निंग इस इलेक्शन में आपको दिख रही है और एक बीजेपी का एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में एक असमिया समाज पर प्रभुत्व रखने वाली पार्टी के रूप में खड़े होने की वो कोशिश कर रही है, जिसमें असमिया समाज की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियां धीरे धीरे घुल मिल जाएंगी। एक बात यहां बता देना बहुत जरूरी है कि असम गण परिषद में शुरू से ही एक धारा ऐसी थी जो आरएसएस से जुड़ती थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम रुख रखती थी, और वही उस पूरी पार्टी को कमजोर करने के लिए भी जिम्मेदार बनती चली गई। ये भृगु पूपन, वृंदावन गोस्वामी, पुलकेश बरुआ वगैरह ऐसे नेता थे जो बल्कि हम इसको अगर थोड़ा और पीछे से देखें तो असम आंदोलन में भी आरएसएस ने घुसपैठ की थी और उसको भी एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी। उस आंदोलन को जिसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं था, उसमें भी उसने हिंदू मुसलमान की लकीर खींचने की कोशिश की थी। और उसी दौरान हम सब जानते हैं नेल्ली में एक बड़ा नरसंहार हुआ था और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण की भूमिका का जिक्र भी बार बार आता है। तो ये सांप्रदायिकरण पूरे असम की राजनीति का, असम के समाज का, इसमें बीजेपी सफल हो रही है और इसीलिए बीजेपी के अंदर तमाम धाराएं आकर मिल रही हैं। अब ये जो पिछले 2 साल का वक्त रहा है सीए के खिलाफ जो आंदोलन हुए हैं असम में, उसने असमिया समाज में नए सिरे से एक चेतना पैदा की है। ये चेतना ये पैदा हुई है कि बीजेपी उनके इंटरेस्ट के साथ नहीं बल्कि अपनी एक खास तरह की संस्कृति जो उत्तर भारतीय हिंदुत्ववादी संस्कृति है उसको थोप रही है और उसमें असमिया संस्कृति का नुकसान होने जा रहा है। असमिया जो पहचान है उसको धक्का लग रहा है बल्कि, और इसके खिलाफ ये जो सीए का आंदोलन था दरअसल उसमें भी उसकी अभिव्यक्ति हुई थी। तो अगर ये समझ असमिया समाज में, मध्य वर्ग में पैदा हुई है इस दौरान, तो निश्चित रूप से ये एक नए सिरे से इस चुनाव में वो परिभाषित करेगा पूरे असमिया समाज की राजनीति को। और उसमें अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को एक जबरदस्त धक्का भी लग सकता है, क्योंकि अगर ये ध्रुवीकरण उस तरफ हुआ है, असमिया संस्कृति और समाज के नाम पर हुआ, हिंदुत्व के नाम पर ना हुआ और दूसरे खेमे में गैर बीजेपी दलों को वो वोट गया, तो बीजेपी के लिए फिर सत्ता से बाहर होना बिल्कुल तय है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि हिंदुत्व जीतेगा या असमिया समाज की वो पहचान, संस्कृति जीतेगी जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रहते आए हुए हैं और उनका जो विदेशी का जो कंसेप्ट है उसमें हिंदू मुसलमान का विभाजन नहीं है बल्कि बाहर से आने वाले तमाम बांग्लादेशियों की बात है। तो देखना यह है कि इस बार होता क्या है। बीजेपी ने अपना चरित्र एक बार फिर से दिखा दिया है कि कैसे वो अपने सहयोगी दलों को निगलने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती है और उसके बेसिस पर अपना विस्तार करती जा रही है। विभिन्न राज्यों में उसने ये किया है, अब असम में भी असम गण परिषद को नीलने जा रही है और ये इसमें निश्चित रूप से हिंदुत्ववादी एजेंडे का एक प्रमुख रोल है, भूमिका है। और एजीपी के नेतृत्व की कमजोरी बहुत है, वो उसने आत्मसमर्पण कर दिया है बीजेपी के सामने। तो दोस्तों ये थी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, आप इसे लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।